हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, पूरे यूट्यूब पे एकमात्र अपना अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ बहुत ही बारीकी से सिखाया जाता है। अगर आप किसी और चैनल पे कोई टॉपिक सर्च करोगे तो वहां पे आपको जेईई और नीट के रिलेटेड सब कुछ कंटेंट सिखाया जाता है। शॉर्ट में थियरीज, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट सिखा दिए जाते हैं, 4-5 एमसीक्यूज करा दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज करा दिए जाते हैं। और जो बच्चा बेचारा देखने आया होता है कि थियरी आई कैसे, डेरिवेशन हुआ कैसे, बेचारा बच्चा निराश होकर लौट जाता है। बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपने चैनल पे तो एनसीईआरटी को निचोड़ लिया गया है, पूरी तरह से निचोड़ लिया गया है एनसीईआरटी को। ठीक है बच्चा, आज फाइनली मैं ये लेक्चर के बाद चैप्टर नंबर 8 भी अपलोड कर देने वाला हूं, तो आपका फिजिक्स का पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा आज। चले बच्चा, बहुत बातें हो गई, शुरू किया जाए एसी करंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 100 ओम रेजिस्टर connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Fine. What is the RMS value of current in the circuit? What is the net power consumed over a full cycle? तो बच्चों, जब भी आपको AC करंट में वोल्टेज दिया होता है, ये हमेशा RMS वैल्यू होता है, राइट। तो आपको दिया है वोल्टेज का बच्चों रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू 220 वोल्ट, राइट। और उसका आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया बच्चों 50 हर्ट्ज। चले, सबसे पहले आपको फाइंड करना है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हाँ, रेजिस्टर दिया ना 100 ओम, तो आर गिवन इज 100 ओम, राइट। चलिए, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबको पता है ओम्स लॉ से कि करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चों। तो करंट हो जाएगा वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई जेड। अब जब भी बच्चों एसी करंट चैप्टर है ना, तो रेजिस्टेंस की जगह आपने लिखते जेड। Z क्या है बच्चा, इंपीडेंस है। Z क्या है बच्चों, इंपीडेंस। और इंपीडेंस का बच्चों पूरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपने बार बार यूज करने वाले हैं Z का। ठीक है बच्चों, बट अब यहां पे अगर आप देखते हो ना, सुनिए ध्यान से, ये फोन आ जाता है बीच बीच में। अब यहां पे जब देखते हो बच्चा, तो अपने क्वेश्चन में ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तो एक्सी एक्सएल अपने क्वेश्चन में नहीं है। तो ये Z और कुछ नहीं है बच्चा, अपने क्वेश्चन में क्या है, Z इक्वल टू R है। चलो वैल्यू रखते हैं। सो इट्स 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 100। लो बेटा, तो आपका पहला आंसर आ गया। करंट का आरएमएस वैल्यू है 2.2 एम्पियर। करंट का आरएमएस वैल्यू 2.2 एम्पियर। चलो, और फाइंड करना है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो भाई रेजिस्टर में से करंट जाएगा, रेजिस्टर गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, कितना। तो पावर कंज्यूम फाइंड कर लेते हैं। पावर कंज्यूम्ड ओवर 1 साइकिल। तो सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। क्या होता है बच्चों, पावर होता है आपका आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। सिंपल फॉर्मूला है। चलो चलिए, आई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू कितना आया, 2.2। क्या करेंगे, उसका स्क्वायर। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बच्चा, 100। ये हो जाना है शायद 484। मैं तो देखो कैलकुलेशन के लिए कैलसी यूज करूंगा, क्योंकि हम ठहरे गुजरात बोर्ड वाले, गुजरात बोर्ड में कैलसी अलाउड है। सो इट्स 484 वॉट। बेटा मैं ना एक बात बताता हूं कि बेचारे सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं होती है, अब कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में इतना लंबा कैलकुलेशन होता है, राइट, अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो मुझे एक बात बताओ भाई, कोर्स डिजाइन करने वाले लोगों, कि विदाउट कैलसी इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होता है। मतलब क्या बच्चा फिजिक्स का पेपर लिख रहा है कि फिर बेसिक मैथ्स का पेपर लिख रहा है, जिसमें उसको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब करने में टाइम जाना चाहिए। तो अगर आप बच्चा लोग मेरी बात से सहमत हो ना, तो ये शॉर्ट्स को ना वायरल करो, ताकि ना किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन तक ये पहुंचे और एक मुहिम उठे और आपको भी एग्जाम में ऐसी सिंपल कैलसी अलाउड हो। नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन निकाल दो जिसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन हो। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अभी बच्चे बेचारे कैलकुलेशन देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, ये तो कोई बात हुई। चलो नेक्स्ट, पिक वोल्टेज।
ऑफ एसी सप्लाईज 300, पिक वोल्टेज को आप में लिखते हैं बच्चा वीओ, कितना दिया है 300 वोल्ट। और इज आरएमएस वैल्यू, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो क्या ही करा है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चा, पिक डिवाइड बाई √2, सो 300 डिवाइड बाई √2 कितना आएगा वैल्यू बताओ, 1/300 डिवाइड बाई 1.41, इट इज गोइंग टू बी 212.7, लेट्स से 212.8 वोल्ट। चलो और क्या फाइंड करना है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन 10, व्हाट इज द पिक करंट। तो लो करंट का आरएमएस वैल्यू दिया है 10, पूछा है करंट का पिक वैल्यू क्या है, पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, है ना। आरएमएस वैल्यू होता है पिक डिवाइड बाई √2, दिस इज वेरी सिंपल, वो वोल्टेज हो या करंट और डजंट मैटर, ठीक है। चलो तो ये हो गया √2 इंटू आरएमएस का वैल्यू है 10, तो योर आंसर इज 14.1 एम्पियर, सो दिस इज द पिक वैल्यू ऑफ द करंट एंड दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ऐसे एक्सरसाइज कराने में तो मुझे मजा भी नहीं आता क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यार सब कुछ होना चाहिए, कंपलसरी है ना। एक मक्खी बैठी और स्लाइड चेंज कर दी, बोलो मक्खी ने, वाह आ रहे मक्खी वाह। चलो एक 44 मिली हेनरी का इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब एल मतलब कॉइल है इस तरह से बच्चों, और कॉइल का इंडक्टेंस है 44 मिली मतलब 10⁻³ हेनरी। इसको कनेक्ट करा गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सप्लाई के साथ। तो जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया उसका आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज का। डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट है, करंट क्या होगा, क्या ही सवाल पूछ रहे हो यार। चलो तो करंट हो जाएगा IRMS इक्वल टू क्या होता है बच्चा, VRMS डिवाइड बाई Z। अभी अपने क्वेश्चन में सिर्फ इंडक्टर है, अगर सिर्फ इंडक्टर है बच्चों तो Z की जगह अपने क्या लिखेंगे, XL, क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये XL क्या होता है बच्चा, ओमेगा इंटू L। चलो ओमेगा क्या होता है बच्चा, 2πf। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला, आपने थियरीज फॉलो किए होंगे तो आपको ये सब आता होगा, राइट। तो आरएमएस वैल्यू, यार लाइन बनना सीधा, तो XL क्या होता है बच्चा, ओमेगा इंटू L, एंड ओमेगा क्या होता है बच्चा, 2πf। चलो फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। तो करंट का आरएमएस, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है 220, 2π, फ्रीक्वेंसी इज 50 और L का वैल्यू दिया है 44 इंटू 10⁻³ चलिए कुछ गजब आंसर आने वाला है इसका, ये 5 से कट होने वाला है, ठीक है ना। फिर ये 5 यहाँ पे कट हो जाएगा 10 से। अब हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखना, ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻+2 होगा 100, 100/2 इज 50, सो वी आर 50/π। तो अगर बच्चे CBSE में है ना, कैल्सी अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ से इसको छोड़ दो, कोई बाप तुम्हारा आधा मार्क भी नहीं काट पाएगा। अगर कैल्सी अलाउड है तो फिर लगाओ कैल्सी, 50/3.14, तो ये आ गया आपका 15.9। क्या आ गया बच्चा, ये आपका 15.9 चले एम्पियर। तो ये आ गया आपका करंट का आरएमएस वैल्यू। ऐसे 10 क्वेश्चन है, छोटू छोटू जैसे, मामू मामू जैसे, लप्पू लप्पू जैसे। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक 60 माइक्रोफैराडे का है कैपेसिटर। ओहो, कैपेसिटर तो सब जानते हैं सर, इस तरह से 2 प्लेट होती है, बीच में होता है इंसुलेटर, और ये कैपेसिटर का वैल्यू दिया है बच्चों 60 माइक्रो 10⁻⁻6 फैराडे। इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। चलो भाई, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है 110 वोल्ट, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज। डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या से जा रहे हैं ये लोग यार। चल भाई, IRMS क्या हो जाएगा बच्चा, VRMS बाई, क्योंकि अभी कैपेसिटेंस है तो नीचे क्या आएगा, XC। क्या होता है बच्चा, XC होता है 1/ωc, तो ωc आ गया ऊपर। अब रखते हैं वैल्यू, चलो ओमेगा 2πf, कैपेसिटेंस है 60 माइक्रो, एंड आरएमएस करंट का वैल्यू दिया है 110। कौन से देश का वोल्टेज है ये इतना कम, 2 इंटू, देखो अगर मैं पाई मल्टीप्लाई नहीं करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो ये आ रहा है 792,000 और साथ में 10⁻⁻6 से तो 6 मिनट डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो ये आ रहा है 0.792 पाई एम्पियर फॉर CBSE स्टूडेंट्स। विदाउट कैल्सी आप यहाँ छोड़ दो, पाई का वैल्यू मत रखो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगर पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन आंसर इज 2.48 एम्पियर। तो ये आ गया बच्चों करंट का RMS वैल्यू। दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे ये बात समझ में? चलो अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 आगे वाले दोनों क्वेश्चन में व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। सो बेटा अगर आप थियरी की रहोगे ना लेक्चर्स, तो आपको पता होगा कि कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों AC सोर्स में से कोई पावर का लॉस नहीं होने देते, क्योंकि कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके वापस दे देता है सप्लाई को, और इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके वापस सप्लाई कर देता है, राइट। मतलब इन दोनों ही केस में बच्चा अपना पावर का फॉर्मूला होता है बच्चा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। और ये फाई क्या होता है बच्चों? फाई होता है आपका फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि यहां करंट वोल्टेज साथ में चलते नहीं है, वोल्टेज एंड करंट के बीच का है फेस डिफरेंस। अब ये फाई का वैल्यू जो है बच्चों, फाई का वैल्यू होता है 90 डिग्री फॉर कैपेसिटर प्लस में। हाँ, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री या π/4 जितना, π/2 जितना फेस में आगे आगे चलता है, और यही फाई का वैल्यू बच्चों -π/2 होता है फॉर इंडक्टर, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको समझानी है। हाँ, तो चलो भाई कॉस का वैल्यू आपको cos फाई रखना है तो cos 90 रखो या cos -90 रखो, आंसर आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों कि कैपेसिटर एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड respectively and supply back to the source, ये सोर्स को वापस दे देंगे एनर्जी। Hence capacitor and inductor consume no power from AC source, right? ये कोई पावर कंज्यूम करते नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस? आई आपको बात समझ में बच्चों? चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। अब ये जो टॉपिक है ना, इसे कहते हैं LC ऑसिलेशन, जहां पे बच्चा हमने एक कैपेसिटर के साथ क्या करा है, एक इंडक्टर को जोड़ा है, और कोई बैटरी नहीं है, बट कैपेसिटर पहले से चार्ज होता है और ये इंडक्टर है। तो इसमें ना एक्चुअली ये टॉपिक अभी ओमिट हो चुका है, LC ऑसिलेशन कहते हैं इसको। तो कैपेसिटर चार्ज है बच्चों, ठीक है, मतलब कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर पहले से चार्ज होगा, एनर्जी होगी इसके पास। तो होता क्या है, ये चार्ज क्या करता है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ऑसिलेट करता रहता है थ्रू इंडक्टर, चार्ज ऑसिलेट करता रहता है थ्रू इंडक्टर, इसे LC ऑसिलेशन कहा जाता है। अभी अपने को टॉपिक डिस्कशन नहीं करना, अपने को कहा है व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ना, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चा 1/√LC। LC का वैल्यू क्या है भाई, L कितना है 27 मिली, एंड कैपेसिटेंस C है 30 माइक्रो। अभी देखिए इसमें ना यूजुअली बच्चे गलती क्या करते हैं, LC के बिना अगर अंडर रूट निकालना है ना, तो आप 10 पावर देखो -9 है, नहीं हो पाएगा अंडर रूट, 10 पावर इवन सेट करो। सो कैन आई राइट दिस एज 3 × 10 पावर -5, राइट। तो फिर ये नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 27 × 3 दैट इज 81, ये 10 पावर -5 एंड -3 10 पावर -8। अब 81 का अंडर रूट क्या होता है बच्चा, ये सबको पता है 9, और 10 पावर -8 का होता है 10 पावर -4। 1/9 भी सबको पता है कितना होता है बच्चों, 1/9 1.111 0.111
इंटू 10⁻⁻4. सो आंसर कैन बी रिटर्न एज 111 10⁻+4 हो जाएगा ना, 111.1. एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकंड. मतलब बच्चों जो चार्ज ऑसिलेट करेगा ना प्लेट के बीच में इस तरह से चार्ज ऑसिलेट करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी 111.1. ठीक है, तो मैं थोड़ा इसके बारे में लिख दूं आपके लिए. ये जो टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? एलसी ऑसिलेशन है. और यहां पे होता क्या है? चार्ज ऑसिलेट बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर. चार्ज ऑसिलेट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वाया इंडक्टर. ये मस्त टॉपिक था, अब नहीं है. चलो आगे चलते हैं. ठीक है, हम नहीं क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन है शायद, 8 ही है लो, 10 भी नहीं है पूरे. अ सीरीज LCR circuit with R 20 ohm, L 1.5 Henry, C 35 millifarad connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of supply equals the natural frequency of the circuit, in that case what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? Important question है. कहा गया है बच्चों 3 कंपोनेंट सीरीज में है. रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है. ठीक है, तीनों कंपोनेंट है. रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है. ओके, और क्या कहा है कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सप्लाई आपने जोड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी सिस्टम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितना हो गया. हाँ, मतलब क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया. रेजोनेंस हो गया मतलब करंट कैसा हो गया बच्चों? मैक्सिमम हो गया. राइट. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है कि उस कंडीशन में व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट. ओके, तो वी सिंपली राइट हियर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR AC series circuit, then the circuit is in resonance. सर्किट किस कंडीशन में होगा बच्चों? रेजोनेंस में होगा. और एक्सएल एक्सी सेम हो जाता है. क्या होता है बच्चों? एक्सएल एक्सी आपका सेम हो जाता है, तो एक्सएल एक्सी आपस में कैंसिल हो जाते हैं. राइट. तो आपका जो जेड है वो सिर्फ क्या बचता है बच्चों? रेजिस्टेंस आर जितना ही बचता है. मतलब जो आपको पावर चाहिए वो पावर खाली कौन कंज्यूम कर रहा होगा? खाली रेजिस्टर, बिकॉज एक्सएल एक्सी तो कैंसिल हो चुका है रेजोनेंस कंडीशन पे. जब रेजोनेंस कंडीशन आता है ना तो एक्सएल एक्सी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सर्किट में खाली रेजोनेंस ही बचता है, खाली आर ही बचता है, रेजिस्टेंस. ठीक है, तो पावर कंज्यूम कौन करेगा? रेजिस्टेंस. तो विच इज I² RMS इंटू आर. चलो I² RMS क्या हो जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू V² RMS डिवाइड बाई Z². बट Z बचा ही नहीं है, बचा क्या है? खाली R ही बचा है. Z कहाँ बचा? एक्सएल एक्सी तो कट हो गया. ठीक है, तो एक R हो गया कैंसिल यहाँ पे. तो आपका आंसर आ गया. वोल्टेज का RMS वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दे दिया है आपको 20. सो आंसर इज गोइंग टू बी, आदत हो जाती है ना कैलसी यूज करने की, फिर तकलीफ होती है. आंसर इज 2000 वॉट और यू कैन राइट 2 किलोवाट. सो दिस इज व्हाट योर आंसर लुक लाइक. राइट. तो ये वर्ड आपको आना चाहिए. ठीक है बच्चा, के सर्किट में क्या है? रेजोनेंस है. एक्सएल एक्सी क्या हो चुका है? सेम हो चुका है. और जेड कितना हो चुका है? आर जितना हो चुका है. ये लिखना है आपको. देन यू नीड टू राइट द आंसर, अदरवाइज आपके मार्क कटेंगे. चलो लास्ट. चलो LCR सर्किट है, कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स है. L दे दिया है, C दे दिया है, R दे दिया है. ठीक है, डिटरमिन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस. चल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. चल बच्चे को आता है ये, तो बच्चा समझाए क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F क्या होता है बच्चा? 1/2π 1/√of LC. बच्ची समझी हो गया, ये तो सबको आता है. ओमेगा इक्वल टू 1/√LC एंड मैंने ओमेगा लिख दिया 2πf, तो 2π मैं कर दिया डिवाइड, है ना बच्चा. चलो, सो 2π LC का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू है 5 हेनरी. C का वैल्यू है 80 मिली. मिली मतलब 10⁻³
ठीक है, चलो अभी यहाँ भी देखना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 6.28 हुआ, ये 10 पावर -3 है, पहले एक माइनस इसको दे दो, और ये हो जाएगा आपका √40, और ये हो गया 10 पावर -2। अब ये 10 पावर -2 का अंडर रूट हो जाएगा 10 पावर -1, जो ऊपर चला गया 10 पावर 1 बन के, ठीक है। और ये 40 का अंडर रूट कुछ 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.32 आ रहा है, तो ये 10 पावर -1 ऊपर गया, 10 पावर +1 बना, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 6.28 डिवाइड बाई, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, हाँ 80 मिली है ना, तो छोटी वैल्यू आएगी, और तो क्या हम कर सकते हैं, यह इंडक्टर भी बड़ा वैल्यू दिया है, क्या करा मैंने, हाँ डिवाइड बाई 6.32, तो ये आंसर आ रहा है 0.252 हर्ट्ज। इतना छोटा फ्रीक्वेंसी, इतना छोटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो तो ये हो गया उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0.252 एज पर द गिवन डेटा, दिस इज द आंसर, राइट। चलो ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ले भाई चल, सो जब रेजोनेंस हुआ है तो एक्सएल एक्सी तो कट हो चुका है, तो ना इंडक्टर काम का ना कैपेसिटेंस काम का, तो जेड में बचा क्या, खाली आर। तो फाइंड क्या करना है तुमको, इम्पीडेंस जेड इक्वल टू आर। आर कितना है, आर कितना है, आर दूर 40 ओम, दिखा ऊपर 40 ओम, ठीक है। और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, ये VRMS डिवाइड बाई VRMS थोड़ी VO बाई जेड, एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई जेड। अब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 इंटू RMS, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ना मैग्नीट्यूड दिया, और जेड का वैल्यू कितना लेना है 40, चल √2 इंटू कितना RMS वैल्यू है, ए भाई वोल्टेज का RMS कितना, ये रहा 230, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड बाई 4, इट्स 8.1 एम्पियर। समझ आ रही है बच्चा मेरी बात आपको। आखिरी सवाल, बिछड़ने का समय हो भी गया, लो। डिटरमिन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है, कौन कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है बताना है आपको। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। चलो इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा अपने को काम। L दिया है 5, C कितना दिया था 80 मिली, एंड R दिया था 40 ओम, ठीक है। ओके चलो बताना है कि सबको कितना कितना वोल्टेज मिला होगा, बता देते हैं चलो। सो वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस C एंड वोल्टेज अक्रॉस R। सो ओम्स लॉ यूज करो भाई, वोल्टेज V क्या होता है I इंटू XL, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा I इंटू XC, और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा I इंटू R। कौन सा लेंगे I का वैल्यू, RMS। वी आर डूइंग दिस ऑन द रेजोनेटिंग कंडीशन। अब मैं रेजोनेटिंग कंडीशन पे इसको कर रहे हैं, तो ओमेगा का वैल्यू अब मैंने आगे फाइंड किया था ना, तो ये वैल्यू ऑफ ओमेगा हमारे पास F है, F है, तो खाली ओमेगा कितना होगा, इफ आई फाइंड ओमेगा फ्रॉम हियर, इसको 2 पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.252 इंटू 2 इंटू पाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.58 कुछ आ रहा है, तो ओमेगा 0 आ रहा है बच्चों 1.58256 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। वी यूज इट 1.58256, 1.58 ही रखते हैं चलो ना। और वोल्टेज का RMS वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, 230, इट्स 230 वोल्ट, राइट। चलो आ जाओ सॉल्व करते। तो IRMS क्या हो जाएगा बच्चा आपका, VRMS डिवाइड बाई Z। Z में तो कुछ बचा ही नहीं है, R ही बचा है ना, क्योंकि रेजोनेंस पे चल रहे हो ना, तो Z इक्वल टू R, R इक्वल टू कितना है 40 है। चलो यहाँ पे आ जाओ, VRMS इंटू R, XC क्या होता है बच्चा 1 बाई ओमेगा C, तो भाई इधर क्यों छोड़ दिया इसको, XL क्या होता है ओमेगा L। चल भाई यहाँ पे आ जाओ, क्या करेंगे बच्चा इसको VRMS बाई R। भाई आई एम डूइंग दिस अगेन बिकॉज मैंने IRMS तो फाइन I0 फाइन किया, ठीक है कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। इंटू R, लेट्स पुट द वैल्यूज क्विकली, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस गोइंग टू बी 230 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 40, ओमेगा का वैल्यू है 1.58,
एंड एल का वैल्यू दिया है 5, राइट। चलो यहाँ पे RMS का वैल्यू है 230, ये है 40, 1 बाई ओमेगा का वैल्यू है 1.58 और कैपेसिटेंस है 80 मिली मतलब 10 पावर -3। ये तो आर कट हो गया, तो सीधा ही बच गया RMS, दैट इज 230 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर निकाल दें कितना आ रहा है। चलो 1.58, ये कैलसी भी सही नहीं है, बच्चे ऐसे ऐसे कैलसी लेके आते हैं ना 100 रुपए वाली। हम तो क्या, हम थोड़ी खुद कैलसी लाते हैं, तो बच्चे एग्जाम देने आते हैं यहाँ पे भूल जाते हैं, भूल गए तो 2 दिन लॉस्ट एंड फाउंड में पड़ा रहता है। फिर भी अगर कोई नहीं ले गया तो फिर उसके हकदार कौन? हम। ऐसा होता है, हम कभी स्टेशनरी परचेज ही नहीं करते। ये आ रहा है 45.4 वोल्ट। अब देखो ये कौन है बच्चा? इंडक्टर है। इंडक्टर में आपका वोल्टेज क्या करता है बच्चों? लीड करता है, राइट। तो इंडक्टर में ये वोल्टेज क्या करेगा? वोल्टेज लीड करेगा करंट बाय व्हाट डिग्री? π/2, राइट। यहां पे आ जाओ, चलो इस पे आंसर सेम ही बनेगा आपका, है ना। 10 पावर -3 मतलब 1000/80/1 पॉइंट, अरे तो 1000/80/1.58 इंटू 230/40। आप करो आराम से सॉल्व, ये भी सही में आ रहा है 45.4 ही आ रहा है ये भी। और कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों खासियत? कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो लैग करता है, करंट लीड करता है कैपेसिटर में। क्या होगा यहाँ पे? कैपेसिटर वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है करंट बाई π/2। तो अब देख बेटा, एक वोल्टेज जो है वो π/2 से लीड कर रहा है, उतना ही वोल्टेज लैग कर रहा है। इसका मतलब दोनों को मिला के जो आपका नेट वोल्टेज बनेगा ना वेक्टर फॉर्म में, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि एक वोल्टेज लीडिंग है, एक वोल्टेज लैगिंग है। और सारा का सारा वोल्टेज रेजोनेंस कंडीशन में किसको मिलता है? खाली और खाली रेजिस्टेंस को ही मिलता है। तो यहाँ पे ना ये पॉइंट्स लिखने जरूरी है, नेसेसरी है, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बोलो बच्चा, इतना सा था आपका एसी करंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, खत्म करते हैं लेक्चर को यहाँ पे। अब ये लेक्चर तो हो गया, बट अभी मैं रिकॉर्ड करना चालू करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। 2 ही थियरी मुझे करवानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, फटाफट करवा दूंगा ताकि टर्म 1 के पहले आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट। चलिए बच्चा, मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू। सपोर्ट बनाए रखो, सपोर्ट करो अच्छे अच्छे टीचरों को, नहीं तो यूट्यूब पे खाली वो एक्सपेरिमेंट करने वाले टीचर बच जाएंगे, ठीक है, और उससे तुमको कोई फायदा नहीं होना एग्जाम में। चले, बाय बाय।